नमस्कार साथियों। मैं मनीष। आज आप लोगों को मैं स्पेक्ट्रम का जिस्ट करा रहा हूँ। उसमें आज दूसरा टॉपिक है भारत में यूरोपियों का कंपनियों का आगमन। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है, कौन कौन सी जो यूरोपीय कंपनियां हैं कहाँ कहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित करती हैं और कब इन लोगों की स्थापना होती है, कंपनियों की कब स्थापना की जाती है। फिर हम लोग जानेंगे इसमें जो है कि जितना भी फैक्ट बनता है एग्ज़ाम में, आर ओ हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया और तमाम वनडे एग्ज़ाम है, उनमें जो फैक्ट बनते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। और फैक्ट हम लोग ये देखेंगे कि कंसेप्ट के साथ फैक्ट भी जाने और बता दें कि आजकल आप लोगों को पता ही होगा, पेपर देते होंगे तो आजकल फैक्ट तो आते हैं लेकिन आपको कंसेप्ट भी पता रहने चाहिए। अब वो समय गया कि अब आप केवल बस फैक्ट देख लेंगे तो हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन आप लोग धैर्य बनाइएगा। मैं दावे के साथ ये लेकिन कह सकता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मेरे वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तमाम क्वेश्चन को देखा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, मैंने 30 साल का पेपर देखा है, तो उसी आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन बनते हैं। और तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि फैक्ट एक भी इससे बाहर नहीं रहेंगे। ठीक है, और आप लोगों को कंसेप्ट भी पता चल जाएगा, कहानी भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको बता दूंगा आपको ब्रीफ में कि क्या है, क्या कहानी चलेगी, कैसे क्या होगा। ठीक है, देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी जो है कि देखा जाए तो 17 मई 1498 ईस्वी से शुरू होती है। जो वास्को डी गामा क्या करता है कि भारत के पश्चिमी तट पर आता है। ठीक है, जो कहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, पश्चिमी तट पर जब आता है तो वहाँ पर एक कालीकट बंदरगाह होता है। ठीक है, वहीं पर ये पहुँचता है। फिर क्या होता है कि वो जैसे वास्को डी गामा क्या करता है कि भारत और यूरोप के मध्य एक समुद्री मार्ग खोज देता है। ठीक है, मार्ग की खोज कर देता है और फिर उसके बाद से एक इसका यहाँ पे यात्रा के दौरान उसका एक पथ प्रदर्शक मिलता है जो जिसका नाम अब्दुल मजीद है। ठीक है, वो भी मिलता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसमें हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि इसमें एक वायसराय बन के आएगा, प्रथम वायसराय, जो हमेशा क्वेश्चन में पूछता रहता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो फिर उसके बाद से भारत के पुर्तगालियों का वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा से बनते आ रहे हैं। फिर आगे हम लोग जानेंगे जो कि तमाम तमाम कर्नाटक युद्ध हो गए, कब कंपनियों की स्थापना कब हुई। ठीक है, कहाँ कहाँ स्थापना हुआ, पहले पुर्तगाली कहाँ पर स्थापना किए कल अपने कंपनी की, फिर डच कहाँ किए, फिर अंग्रेज कहाँ किए, कब किए। ठीक है, तो मैं तमाम एस्पेक्ट जो है कि जानेंगे हम लोग। और कर्नाटक युद्ध होता है, प्रथम होता है, द्वितीय होता है, और कैसे उसके कैसे जो है कि संधि होती है उसमें, तो हम लोग तमाम जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। फिर आप लोगों को मैं इसको बताने के बाद से मैं अंत में एक आप लोगों को पूरा जिस्ट बता दूंगा। ठीक है, फैक्ट बता दूंगा आप लोगों को, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेंगे और बीच बीच में हम डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो भारत के सामुद्रिक रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों की भारत आने की शुरुआत हुई। यद्यपि यूरोपीय लोग भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुए, पर इनमें से कईयों का मुख्य आकर्षण भारत ही रहा था। ठीक है, 15वीं सदी के आसपास क्या होता है, मैं बता ही चुका हूँ कहानी आप लोगों को, थोड़ा सा जिक्र किया हूँ कि 17 मई 1498 को क्या होता है, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर आता है, जो कालीकट बंदरगाह वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे क्या करता है, तो ये वास्को डी गामा क्या कर देता है, एक भारत और यूरोप के मध्य एक सामुद्रिक मार्ग की खोज कर देता है। ठीक है, फिर आगे कहानी बढ़ती जाएगी और एक अब्दुल अब्दुल मजीद इसके साथ रहता है, वो पथ प्रदर्शक रहता है, वो रास्तों को बताता है कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम ये पूछ लेता है कि कब आए, तो जैसे कि पुर्तगाली कब आए, तो पुर्तगाली इसी तरह से आप लोग इसी क्रम में याद करिएगा, पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीस, फिर स्वीडिश। तो पुर्तगाली कब आते हैं, तो 1498 ईस्वी में लगभग आते हैं। डच कब आते हैं, तो डच 1602 में आते हैं। फिर ब्रिटिश आते हैं 1600 की ईस्वी। ये थोड़ा सा वहाँ पे कई किताबों में क्या है कि डच को पहले दिखा देंगे, कई किताबों में ब्रिटिश में दिखा देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आप लोग पुर्तगाली के बाद क्या आएंगे, पुर्तगाली के बाद अंग्रेजी आएंगे, ब्रिटिश आएंगे, क्योंकि पुर्तगाली आ रहा है 17 मई 1498 के लगभग। ठीक है, फिर डच कब आते हैं,
डच जो है आते हैं आपके 1602 के लगभग, और ब्रिटिश कब आते हैं तो 1600 के लगभग। फिर डेनिश आते हैं, डेनिश कब आते हैं तो 1616 ईस्वी के लगभग। फिर फ्रांसीसी आते हैं 1664 के लगभग। फिर आपका स्वीडिश आते हैं, तो स्वीडिश कब आएंगे तो 1731 ईस्वी के लगभग। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया। तो आप लोग इसी क्रम में इसको याद करिएगा, पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसिस, फिर स्वीडिश। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखिए, कई किताबों में पुर्तगाली के बाद ब्रिटिश दिया गया है, ये चीज़ सही है कि पुर्तगाली के बाद ब्रिटिश ही होंगे। ठीक है, डच इसमें कई किताबों में दिया रहता है, लेकिन आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जैसा दिया रहेगा वैसे आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं एक बार, पुर्तगाली कब आते हैं तो 1498 के लगभग। फिर अंग्रेज कब आते हैं तो 1600 के ईस्वी के लगभग। फिर डच कब आते हैं तो 1602 के लगभग। फिर डेनिश कब आते हैं तो डेनिश आएंगे 1616 ईस्वी के लगभग। फिर फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी के लगभग। फिर स्वीडिश आते हैं 1731 के लगभग। ठीक, आगे देख लेते हैं पुर्तगालियों का, देख लेते हैं। देखिए ये जो है ये टॉपिक आपका जो मेंस के लगभग आएगा, जो यूपीपीसी का जो मेंस होगा जीएस 1 में, तो आपको जो है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर भी नहीं रहेगा, आपका मेंस का भी कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, और फैक्ट भी निकाल के रख देंगे हम। तो आप लोग जो है कि धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन यह है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ठीक, देखते हैं क्या होता है। पुर्तगाली 1498, 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के तट पर आया, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। वास्को डी गामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने किया। ठीक है, गुजरात क्या था, अब्दुल मजीद, तो ये गुजराती व्यापारी था, इसने सहायता किया वास्को डी गामा का। उसने कालीकट के राजा, जिसकी उपाधि जमोरिन से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया, वह सालों से स्थापित अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया। 1499 में वास्को डी गामा की स्वदेश लौट गया और उसके पास पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के सामुद्रिक मार्ग की जानकारी मिली और दिया था, जानकारी दे दिया उसने वहां पर जाकर भी। तो पुर्तगालियों ने भारत या पूर्व के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। यहाँ से वस्तुओं की खरीद में पुर्तगीज क्या क्या ले जाते थे तो सोना, चांदी तथा अन्य अनेक बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग करते थे। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। किसका किसका तो अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। फिर उत्तर पश्चिमी भारत से पुर्तगाली राप्टा वस्त्र आदि ले जाते थे। जटामांसी बंगाल से, दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि का क्रय करते थे। ठीक, भारत से केवल काली मिर्च की खरीद के लिए पुर्तगाली प्रतिवर्ष 1,70,000 क्रूजेडो भारत लाते थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा, इसका शासनकाल क्या रहा तो 1542 से 1545 ईस्वी के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। किसके साथ तो अल्फांसो डिसूजा के साथ आया था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 ईस्वी तक शासन करते। कब तक तो 1961 ईस्वी तक। कौन तो पुर्तगाली, कहाँ पर तो गोवा, दमन और दीव पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए मैं तमाम जो है कि जो मेंस के एस्पेक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं वो भी इसमें ला दिया हूँ। ठीक है, और फैक्ट भी बता दिया हूँ। तो अब देखते हैं क्या पुर्तगालियों क्या पतन के कारण क्या रहे थे, अब क्या कैसे क्या उनका क्यों कारण था, क्या कारण रहे हैं कि पतन हो गया पुर्तगालियों का। तो देखते हैं। भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता का भावना, गुप्त रूप से व्यापार करना तथा डकैती और लूटमार को अपनी नीति का हिस्सा बनाना, न उपनिवेश ब्राजील की खोज, फिर अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा होने लगा। प्रतिस्पर्धा तो हो ही जाता है, अन्य कंपनियां भी रहेंगी। तो अपर्याप्त व्यापारिक तकनीक नहीं था इन लोगों के पास अच्छा खासा। पुर्तगीज वायसरायों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण था। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, गुजरात और कालीकट तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। ये पॉइंट जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती की खोज किसने किया था, किसने शुरुआत किया था तो पुर्तगालियों ने किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा से आते रहे। फिर देखते हैं आगे। 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधियों वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का 1563 में गोवा से प्रकाशन हुआ था। कहाँ से तो गोवा से प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इतना आप लोगों को बात समझ में आए। फिर देखते हैं। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एकाबीबा और मानसरेट के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में तो मानसरेट के नेतृत्व में। कहाँ पर तो अकबर के दरबार में।
फिर पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। किसके साथ? तो क्वेश्चन ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने पीवाईक्यू को देख करके ही मैंने इस फैक्ट को रखा हुआ इसमें, ताकि आप लोगों का रिवीजन बार बार होता रहे और अच्छे से समझ में आ जाए कहानी के साथ। तो पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था। किसके साथ? तो पुर्तगालियों के साथ। ठीक है, फिर आते हैं डच आता है। कब आते हैं? तो 1596 के लगभग। ठीक है, देख लेते हैं। तो प्रथम डच यात्री कौन होता है? तो कार्नेलिस डी हाउटमैन होता है। समय क्या हो रहता है? तो 1596 ईस्वी। इस स्थापना कब होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी के लगभग होता है। 1602 ईस्वी में डच हालैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत तथा पूरब के देशों के साथ व्यापार करने आक्रमण विजय करने संबंधित अधिकार पत्र मिला। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की आरंभिक पूंजी जिसे उन्हें व्यापार करना था 6,50,000 गिल्डर थी। भारत में शीघ्र ही वेरिगदे ओस्ते इंडिसे कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित गिल्डिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। ठीक है, आगे देखते हैं। डचों ने 1613 में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना की। 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का और 1658 में सिलोन या श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। कब? तो 1658 में श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। फिर डचों ने 1613 में जकार्ता को जीत लिया। ठीक, फिर 1641 में डचों ने मलक्का और किसको? सिलोन पर अधिकार कर लिया या कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। डचों ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना किया। ये जो है कि इम्पोर्टेंट बहुत ही टॉपिक, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूछ लेता है कि मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने कब स्थापित हुए, किसने किया? तो डचों ने 1605 ईस्वी में। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ अन्य कारखानों की स्थापना की गई, जो देख लेते हैं। पुलिकट में 1610 ईस्वी में स्थापित, करिकाल 1645 ईस्वी में स्थापित, चेंसुरा में कब हुआ? डचों द्वारा स्थापित, तो 1653 ईस्वी में स्थापित। फिर कोचीन में करते हैं 1663 ईस्वी में स्थापित। फिर कासिम बाजार पटना में, बालासोर नेगापट्टनम 1658 ईस्वी में स्थापित। तो फिर से देख लेते हैं। पुलिकट 1610 ईस्वी में स्थापित, फिर करिकाल 1645 ईस्वी में स्थापित, फिर चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित, फिर कोचीन में 1663 ईस्वी में स्थापित, फिर कासिम बाजार पटना में। ठीक है, फिर बालासोर नेगापट्टनम में 1658 ईस्वी में स्थापित। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, मैं अंत में सब इसका जिस्ट एक जगह आप लोगों को बता दूंगा, सुना दूंगा। ठीक है, क्या इसमें चलता है? डचों द्वारा भारत से नील, सूरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। डच लोग मछलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। मुख्यतः डच लोग भारत से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। किसका? तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई। कहाँ पर? तो पिपली में। ठीक है, डच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पिपली में। लेकिन शीघ्र ही पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1653 ईस्वी में चिंसुरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया। यहाँ पर डचों ने गुस्तावुल नाम के किले का निर्माण करवाया। तो ये भी पॉइंट आ चुका है कि गुस्तावुल नामक किले का निर्माण किसने करवाया? तो डच व्यापारी केंद्र थे जो डचों ने किया था। बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात करते थे। डचों द्वारा कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों से सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। मलाबार के तटवर्ती प्रदेशों से डच मसालों का व्यापार करते थे। डचों ने पुलिकट में अपना स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। किसने? तो डचों ने। कहाँ पर? तो पुलिकट में। फिर देख लेते हैं। डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के नौसैनिक शक्ति के सामने डच नहीं टिक सके। डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में लड़े गए बेदरा के युद्ध में भारत ने अंग्रेजी सेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। तो पूछता है क्वेश्चन कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 या 1760 के लगभग हुआ था। तो उसमें कौन कौन रहते हैं? तो डच और अंग्रेज रहते हैं। उसमें क्या होता है कि ये बेदरा के युद्ध में क्या होता है? तो भारत ने अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, डचों को क्या होता है? तो व्यापार से अलग कर दिया जाता है। भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण थे इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना,
देखिए ये असफलता के प्रमुख कारण भी देख लेते हैं डचों की। तो ये मेंस में आएगा तो आप लोग ये पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं कि इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना, कंपनी के भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी, भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। भारतीय वस्त्रों के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। फिर आगे देख लेते हैं, अंग्रेज आते हैं 1599 या 1600 के लगभग, ठीक है। तो इंग्लैंड के नाविकों को भारत का पता कोई 1578 ईस्वी तक नहीं लग पाया था, ठीक है। 1578 में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक ने लिस्बन जाने वाले एक जहाज को क्या किया था, तो लूट लिया था। इस जहाज से उसे भारत जाने वाले रास्ते का मानचित्र मिला। 1 दिसंबर सन 1600 को कुछ कम व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र दिया था। तो एक पॉइंट भी आ चुका है कि 31 दिसंबर सन 1600 को क्या हुआ था, तो इस दिन क्या हुआ था, तो व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र दिया था। उन्हें पूरब के देशों के साथ व्यापार की अनुमति मिल गई। 1601 से 1603 के दौरान कंपनी ने सुमात्रा में वेंटम नामक स्थान पर अपनी एक कोठी खोली। विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज नाविक हेक्टर नामक जहाज द्वारा सूरत पहुंचा। ये पॉइंट आ चुका है कि विलियम हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा था, वो कौन से नाविक से था, तो हेक्टर नामक जहाज द्वारा कहाँ पहुंचा है, सूरत पहुंचा है। 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियाँ फोर्ट जॉर्ज मद्रास के अधीन आ गई, जहाँ 1633 से 1663 ईस्वी के बीच अंग्रेज फैक्ट्रियों का उद्देश्य मुगल संरक्षण में शांतिपूर्वक व्यापार करना था। वहीं 1683 से 1685 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी स्थानीय शक्तियों के साथ विवादों, अन्य यूरोपियन कंपनियों का अधिकृत और अनधिकृत व्यापारियों तथा आपसी झगड़ों में व्यस्त हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। अब वह सिर्फ व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। अगस्त 1682 ईस्वी में बंगाल के मुगल सूबेदार के यहाँ विलियम हैजाज के नेतृत्व में दूत मंडल पहुंचा, जो मुगल अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वसूल की जाने वाली व्यापारिक चुंगी से मुक्ति चाहता था। विलियम हैजाज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 ईस्वी में हुगली में कहाँ पर होती है, तो हुगली में होती है। किसके बीच, तो सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों ने हुगली का बदला बालासोर के मुगल किले पर धावा बोलकर अंग्रेजों को एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। फरवरी 1690 ईस्वी में कंपनी के अधिकारियों चारनाक के नेतृत्व में और मुगल सरकार के बीच समझौता हो जाने पर जाब चारनाक को बंगाल की कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 10 फरवरी 1691 ईस्वी को जाब चारनाक ने सुल्तानती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। कहाँ पर, तो सुल्तानती में। कौन, तो जाब चारनाक ने। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है प्रीलिम के दृष्टि से। बर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह से अंग्रेजों को सुल्तानाती कारखाने की किलेबंदी करने की आवश्यकता महसूस हुई। 1698-99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सुल्तानाती गोविंदपुर और कलकत्ता की जिम्मेदारी प्राप्त हो गई। कंपनी को कलकत्ता, गोविंदपुर और सुल्तानाती की गांव की जिम्मेदारी इब्राहिम खान से मिली। कलकत्ता, गोविंदपुर और सुल्तानाता को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जाब चारनाक ने डाली। तो क्वेश्चन आता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता की नींव किसने रखा था, तो जाब चारनाक ने रखा था। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया तथा इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में भारत रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेज कंपनी कर्मचारी बंदी बना दिए गए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। बंगाल के अंग्रेजों के बारे में शाइस्ता खान ने कहा कि यह एक कंपनी कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। 1634 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इस अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। इस कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में विलय करने के निर्णय 22 जुलाई 1702 ईस्वी को किया गया। दोनों कंपनियों का विलय अर्ल ऑफ
गोडोलाफिन के निर्णय के अनुसार 1708 से 1709 ईस्वी में कर दिया गया। संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी में घटी। जॉन सुरमान के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल कुछ और व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। ब्रिटिश दूतमंडल में एडवर्ड स्पेंसन, विलियम हैमिल्टन सर्जन था, ये विलियम हैमिल्टन लिखा था तो ये सर्जन था, तथा ख्वाजा सेहूर्द आर्मेनियन द्विभाषिया ये भी था। कौन था? तो ख्वाजा सेहूर्द था, आर्मेनियन द्विभाषिया था, शामिल थे। आगे देख लेते हैं। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप खुश होकर फर्रुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए। क्या हो गए? किससे खुश हो गए थे? तो सर्जन हैमिल्टन से। बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा कर अपने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान द्वारा बंबई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिल गई। सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक देय पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया। फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान कालांतर में दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ। ओम महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। किसने? तो ओम महोदय ने। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान के बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मराठा सेनानायक कन्हौजी अंगारिया ने पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की स्थिति को काफ़ी कमजोर बना दिया था। फिर डेनिस आते हैं। डेनिस का क्या है? तो डेनिस 1616 के लगभग आते हैं। अंग्रेजों के बाद डेन ने 1616 ईस्वी में भारत आए। डेन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में त्रावणकोर या तंजौर में हुई। कहाँ पर हुई? तो त्रावणकोर या तंजौर में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करते हैं डेन लोग? तो 1620 ईस्वी में। कहाँ पर? तो तंजौर में। डेन लोगों ने दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल में स्थापित किया था। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर थी डेनिस की? तो सेरामपुर बंगाल में। 1745 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी और भारत छोड़कर चले गए। फिर डेनिस का देखते हैं। 1616 डेनिस का भारत आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1616 ईस्वी में डेनिस कंपनी का भारत आगमन हुआ। डेनिसों का पहली फैक्ट्री, इसकी फैक्ट्री तंजौर के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में स्थापित हुआ। अन्य फैक्ट्रियाँ देख लेते हैं। तो इसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर या सीरापुर में 1676 ईस्वी में इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई। किसकी? तो डेनिसों की। ठीक है, डेनों की। यह सीरापुर डेनिस कंपनी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। डेनिस की असफलता कारण देख लेते हैं। तो डेनिस भारत में अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं कर पाए और अंततः अपनी भारतीय बस्तियों को अंग्रेजों को 1845 ईस्वी में इन्होंने बेच दिया। इन्होंने व्यापार की तुलना में धर्म प्रचार संबंधी कार्यों से अधिक ध्यान दिया, तो यह इनकी असफलता का कारण बना। ठीक है, फ्रांसीसी फिर आते हैं 1664 ईस्वी के लगभग। तो अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत में देर से आए। ये क्या हुआ? भारत में देरी से आए। लुई 14वें फ्रांस के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किसके द्वारा? तो ये 14वें फ्रांस के मंत्री काल्बर्ट द्वारा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके, कौन सा मंत्री था, किसके शासनकाल में हुआ, कौन मंत्री था? तो काल्बर्ट द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो काल्बर्ट द्वारा हुआ था। ठीक है, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल से कहा गया। फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था। ठीक है, फिर देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? तो 1749 से 1754 ईस्वी के लगभग। इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर संघर्ष हुआ। चांदा साहब नवाबों के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन प्रदान किया। किसने? तो अंग्रेजों ने। किसको? तो अनवरुद्दीन और नासिर जंग को। चांदा साहब ने 1749 ईस्वी में अंबूर में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर दिया। लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी हेतु अपने भाई नासिर जंग से पराजित हुआ। लेकिन 1750 ईस्वी में नासिर की मृत्यु के बाद मुजफ्फर दक्कन का सूबेदार बन गया। क्या हुआ? तो ये दक्कन का सूबेदार बन गया। इसमें दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव, जो इंग्लैंड से मद्रास के एक किराने के रूप में आया था 1751 ईस्वी में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया।
धारवाड़ कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चांदा साहब की हत्या कर दी गई। फ्रांसीसी अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति को आलोचना हुए उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। किसको? तो डुप्ले को। फिर उसके बाद से कौन आया? तो गोडायो आया। 1 अगस्त 1754 ईस्वी को गवर्नर बना। डुप्ले के बारे में J.S.J. और मौर्यत ने कहा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की। क्लाइव से बंगाल में खोज लिया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं। तो ये भी देखिए, कर्नाटक युद्ध पूछ देता है कि कौन प्रथम कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, उसमें क्रम आ जाता है लगाने के लिए। तो देख लेते हैं इस युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली के नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। कौन सी? तो वांडीवास का युद्ध। ठीक है। 16 जनवरी 1761 ईस्वी को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। भारत में फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के प्रमुख कारण देख लेते हैं। इस प्रकार थे। तो फ्रांसीसी सरकार का सहयोग, कंपनी के सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण, इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता, फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले बूसी की तुलना में अंग्रेज सेनापति क्लाइव, लॉरेंस, आयरकूट आदि अधिक सूझबूझ वाले सेनापति थे। तो ये था। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि जो आज अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, तो देख लेते हैं क्या पढ़ा है मैंने। देखिए इसमें क्या होता है कि पहले क्या आते हैं, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1498 ईस्वी में होता है। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1600 ईस्वी में होता है। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1602 में होता है। फिर डेनिश और फ्रांसीसी कब आते हैं? तो 1616 ईस्वी में। फिर उसके बाद से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1664 में। फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1731 में। फिर इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री का पुर्तगाली और डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी कहाँ अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं? तो पुर्तगाली कोचीन में करते हैं। कब? तो 1503 ईस्वी में। डच कहाँ करते हैं? तो डच अपना मछलीपट्टनम में करते हैं। कहाँ पर? तो कब करते हैं? तो 1605 ईस्वी में। अंग्रेज सर्वप्रथम कहाँ पर करते हैं स्थापित? तो मछलीपट्टनम में करते हैं 1611 ईस्वी में। फिर डेनिश कहाँ पर करते हैं? तो ट्रावणकोर में करते हैं 1620 ईस्वी के लगभग। हम लोग अभी यही सब पढ़ रहे थे। तो अब देख लेते हैं फिर फ्रांसीसी कब करते हैं? तो सूरत में करते हैं 1668 ईस्वी में। और हम लोग ये फैक्ट पढ़े कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हकीम था। ठीक है। फिर उसके बाद से क्या होता है? फिर जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कौन आता है? तो जेम्स प्रथम राजदूत के रूप में आता है। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। कब आता है? तो अप्रैल 1609 के लगभग। फिर एक इसमें पॉइंट पूछता है तो कि प्रथम जहाज कौन था? अंग्रेजी जहाज कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। फिर एक आता है, इसमें हम लोग पढ़ें, इसमें हम लोग अभी पढ़ रहे थे कहानी में कि एक होता है कि कोलोचुएल की लड़ाई होती है। तो ये कब होता है? तो 10 अगस्त 1741 को होता है। किसके बीच? तो एडमिरल यूस्टाचियस डिलेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को क्या करते हैं? तो ये लोग हरा देते हैं। ठीक है। हम लोग फिर क्या होता है, कहानी इसमें शुरू होती है कि वास्को डी गामा आता है। कब आता है? तो 17 मई 1498 को। कहाँ पर? तो पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह के पहुंचता है। फिर उसका पथ प्रदर्शक कौन होता है? तो अब्दुल मजीद होता है, जो गुजरात का व्यापारी होता है। ठीक है। फिर क्या होता है? तो 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनता है। फिर 1509 में क्या होता है? तो 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क क्या होता है? भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनता है। ये क्या किया है? तो अल्बुकर्क क्या करता है भारत में? तो ये देखा जाए तो ये क्या करता है, बीजापुर में 1510 ईस्वी के लगभग आधी साल से ये गोवा को जीत लेता है। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो जरूर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि ये क्या करते हैं, पूर्वी तट पर अंग्रेज क्या करते हैं, प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर व्यापारी कोठी खोलते हैं? तो मछलीपट्टनम में। तो कब? 1611 ईस्वी के लगभग। फिर क्या होता है? 1615 ईस्वी के लगभग जो सम्राट जेम्स प्रथम होता है वो टॉमस रो जो है कि अपना राजदूत मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजता है। ठीक है। तो कब पहुंचता है? तो 1609 ईस्वी में तक पहुंचता है और आता है। और फिर उसके बाद से एक फैक्ट आता है इसमें कि सूरत का प्रेसिडेंट भी रहता है और बम्बई का गवर्नर भी रहता है। वो क्या करता है, गेराल्ड एंगियर, जो उसका शासनकाल 1669 से 1677 ईस्वी में तक क्या करता है, तो बम्बई का गवर्नर ये बम्बई शहर की स्थापना करता है। फिर क्या होता है, ये क्वेश्चन इसमें आता है कि
1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। इसमें क्या होता है, तो ये पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को ये बम्बई दहेज के रूप में दे देता है। फिर कलकत्ता की नौकरी इसने रखता है, तो जाब चरनाक ने रखता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें हम लोग क्या समझे, आगे समझ रहे थे, पढ़ें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी अंत में देखने को मिलता है, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। कब होता है, इसका शासनकाल क्या रहता है, तो 1746 से 1748 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। क्यों शुरू होता है देखा जाए तो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप और अंग्रेजों के बीच होता है, जिसमें फ्रांसीसी भी क्या होता है कि यूरोप में किसके बीच होता है देखा जाए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में लगभग होता है, तो किसके बीच होता है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है। इसमें क्या होता है, तो फ्रांसीसियों की जीत होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये इसमें ये प्रथम कर्नाटक युद्ध देखा जाए तो किस संधि से समाप्त होता है, तो एक साला चैपल की संधि से समाप्त होता है। इसमें आपसी सहमति से क्या होता है कि मामला सुलझ जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है आगे देखा जाए तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। कब होता है, तो 1749 से 1754 के लगभग। कब होता है, तो 1749 से 1754 ईस्वी के लगभग। युद्ध का क्या कारण रहे हैं, तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद रहता है इसमें। ठीक है, क्यों होता है देखा जाए तो इसमें जो हैदराबाद का आसफ जहाँ होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु हो जाने से उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है, जिसमें उसमें आसफ जहाँ का पुत्र और भतीजा जो होते हैं, नासिर जंग उसका पुत्र होता है और भतीजा उसके होते हैं, तो उन लोगों में दोनों में विवाद छिड़ जाता है, जिसमें अनुरुद्ध तथा उनके बहनोई चंदा साहब के मध्य विवाद रहता है। जिसमें फिर क्या होता है, तो जनवरी 1755 ईस्वी में पांडिचेरी के संधि के साथ जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध आप लोग देख ही लिए। ठीक, और यही सब है। बाकी आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है 1756 से 1763 ईस्वी के लगभग। इसमें क्या होता है, ये तो देखा जाए तो ये सप्तवर्षीय युद्ध जो हो रहा था उसका ही अंश मात्र था। तो इसके बाद इसमें क्या हुआ देखा जाए तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध में तो जो 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना जो रहती है सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडी की लड़ाई होती है, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हो जाती है। फिर क्या होता है इसमें देखा जाए तो अंग्रेज क्या करते हैं, तो पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं। कब, तो 1761 ईस्वी में। फिर क्या होता है देखा जाए तो इसमें 1763 ईस्वी के लगभग तो इसमें पेरिस की संधि हो जाती है। इसके साथ ही अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर क्या करता है, तो शेष अन्य जो प्रदेश होते हैं वो लौटा देते हैं। ठीक है, किसको, तो फ्रांसीसियों को। फिर 1749 में फ्रांसीसी कब्जे में जो थे, भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे। और हम लोग इसी कड़ी में जो है कि जो देख रहे थे हम लोग, यही मेन फैक्ट था। और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट और शेयर करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। आप लोग बताइएगा, और वीडियो लंबा होगा तो अगले वीडियो में हम छोटा करूँगा। ठीक है, और चीज़ें शार्ट रखूँगा। लेकिन यह है कि आप लोग सतही पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।